हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 3 धातु एवं अधातु जो हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। कल के वीडियो में इसी में पार्ट नहीं बल्कि हमने एक बेसिक ट्रिक बनाकर बताई थी आप लोगों को, जिसमें हमने 1 से 30 तक के तत्वों को याद करने की ट्रिक आपको बताई थी। उसके बाद जो आपको हमने बताया है वो संयोजकता बताया है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और संयोजकता इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी तत्व से कैसे पहचानेंगे कि वो तत्व जो है वो किस ब्लॉक का है और उसकी संयोजकता क्या है, और उसी से धातु और अधातु को भी हम पहचानेंगे और उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के तरीके से आपको बताया था। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। आपको सिर्फ इस टॉपिक में आज तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण ही पढ़ने हैं। तो यहाँ पर अगर हम भौतिक गुणों की बात करें, भौतिक गुण का मतलब होता है फिजिकल। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो देखे जा सकते हैं। जो केमिकल परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वो देखे नहीं जा सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में अगर बात करें तो कल हमने थोड़ा सा हिंट आपको दिया था कि इसमें जो होता है धातु जो होते हैं उनके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 और अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और हमने ये भी बताया था कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 6 होगी। उसी तरह जो धातु है आप इसमें पहचान कैसे कर सकते हो कि यदि कोई धातु है और उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वह धातु होगा। इधर देख लेते हैं, यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 4, 5, 6, 7 और 8 ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 5, 6, 7, 8 आती है, तो वह तत्व अधातु होगा। ये हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था। उसी पे अब आप सोचो इन पर क्या होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो धातुओं की पहचान में कि जो धातु होता है उस पर प्लस चार्ज होता है। ऐसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और अधातु पर माइनस चार्ज होता है। कैसे होता है वो आपको हम समझा देते हैं। जो धातु है उस पर प्लस चार्ज होगा क्योंकि ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दाता होता है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन दाता होता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग देते हैं, दे देते हैं। और ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। अधातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही। ला भैया हमको दे दे। इसके पास क्या होता है, कम होता है। तो ये क्या करता है, ये दे तो देता है लेकिन फिर उससे लेता नहीं है, तो वो धातु होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, जैसे Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12, और इधर अगर अधातु की बात करें तो क्लोरीन हो गया 17। अब इसको हम कैसे पहचाने कि ये अधातु है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2, 8, 7, और आपने पढ़ा है ट्रिक में कि यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो वह तत्व अधातु होगा। इसलिए हम समझ गए कि जो क्लोरीन है। अब देखो प्रत्येक तत्व अपना अष्टक, संयोजकता में हमने बताया कि प्रत्येक तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। प्रत्येक तत्व को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास है 7। तो ये सोचेगा कि भैया हमको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, है ना।
ये सोचेगा कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। अब ये क्या करेगा, मैग्नीशियम ये धातु है, कैसे पता चला, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो देखा कि 2 8 2 8 2 10 10 2 12, मैग्नीशियम 12 होता है। हमने देखा कि लास्ट में इस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपने ट्रिक भी पढ़ी है कि यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वह तत्व धातु होता है। तो ये क्या करेगा, अब इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दे देगा, इसीलिए इस पर प्लस चार्ज होता है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा, ये प्लस में है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो ये क्या करेगा, दे देगा। और जो ये होता है इस पे माइनस चार्ज होता है, ये भी हमने लिखवा दिया, माइनस चार्ज होता है। तो अब अगर हम इसकी क्रिया करें तो हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि वैद्युत संयोजकता में क्या होता है कि एक तत्व तो इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा वाला ग्रहण करता है, लेकिन दूसरे वाले तत्व से पहला वाला तत्व इलेक्ट्रॉनों को नहीं लेता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं MgCl2। अब इसके साथ इसने संयोग कैसे किया, क्योंकि इसके पास क्या है, प्लस का 2 है, प्लस का क्या है 2 है। क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो इस पर -1 होगा, और इन दोनों के बीच में जब तिर्यक गुणा होगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पावर है वो Mg के पास जाएगा तो होगा Mg, और ये Cl का Mg का पावर इसके पास आ जाएगा, इसीलिए ये हो गया MgCl2। अब इसका अगर हम संयोग कराएं, संयोजकता में मतलब इसको जोड़ने का, संयोग करने का काम करें तो क्या होगा, Mg अकेला है तो Mg को रख देंगे बीच में, ठीक, Cl इसको इस तरह रख देंगे, यहाँ पर Cl है। तो आपको पता है कि क्लोरीन जो है उसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसी को हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है, वो आपको अभी 5वें चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे कुछ समझना पड़ेगा, इसीलिए हमने पहले संयोजकता को आपको पढ़ा दिया है कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम बिंदु के रूप में स्थापित करते हैं। तो क्लोरीन का होता है 7, तो लिखेंगे इस तरह से 2 2 4 2 6 और 1 7। अब मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो इस तरह से हम ये इलेक्ट्रॉन ही हैं। अब यहाँ पे हम 2 2 4 2 6 और 1 7, तो ये क्या करेगा भैया, ये जो 7 है ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किससे, मैग्नीशियम से, और अपना अष्टक कर लेगा पूरा, और फिर इधर जो क्लोरीन है वो इससे ले लेगा और ये भी अपना अष्टक कर लेगा पूरा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो मैग्नीशियम है इसने किसी भी इस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसी को बोलते हैं वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ आगे देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है दे देते हैं, तो देते हैं इसीलिए इनको कहा गया कि ये दानी होते हैं और ये इन पर प्लस चार्ज होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है तो इसका मतलब वो प्लस में होगा, तभी वो माइनस में वो पहले से, तो वो क्या देगा। तो इसलिए आपको समझना है कि इस पर जो धातुएं हैं उस पर प्लस चार्ज होता है और अधातुओं पर माइनस चार्ज होता है। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वह धातु होगा। 4 5 6 7 इसमें कुछ अपवाद हैं, वो आपको समझना है। पहला अपवाद क्या है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और एक है बेरिलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4,
इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2,2 आता है और ये धातु नहीं है। कार्बन 6 होता है, 2,4 होता है और ये तो है, ये क्या है, ये अधातु है, इसलिए हमने ये लिख दिया। कल कुछ कंफ्यूजन था, 4 में हमने उपधातु को लिखा था, तो 5-6 उपधातु है वो आपको याद कर लेना है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपकी जो ट्रिक है वो काम नहीं कर रही है। समझ में आ गया? तो ये कुछ अपवाद है, आप जब सारणी देखेंगे मेंडलीव की तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो 99% आपकी ये ट्रिक जो है वो काम करेगी 1, 2 और 3 वाला। तो यहाँ पे अच्छा, ये तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात हुआ तब हम इस विधि से धातु और अधातु में अंतर करने लगे। इसके पहले एक वीडियो हमने बताया था, उसमें बताया था कि जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, इसमें चमकदार होती हैं, और ये क्या होती हैं, ये चमकदार नहीं होती हैं। फिर बताया था एक आघातवर्ध्य होती हैं। तो आघातवर्धनीयता का मतलब होता है कि वो पीटने पर लंबी चादर के रूप में फैल जाएं, तो धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। तो 4-5 पॉइंट आपको आघातवर्धकता, तो ये हो गया। आघातवर्धनीयता भी बोलते हैं। तो आघात इसमें क्या होता है, और ये अधातु में, मतलब इसको हम पीट कर लंबी चादर नहीं बना सकते। तो ये सारे पॉइंट आपको लिख देने हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब है कि उसको हम लंबा तार के रूप में बना दें, और इसमें हम नहीं कर सकते हैं अधातु में। तो ये कई पॉइंट्स थे, हमने पार्ट नंबर 1 में आपको बताए हैं। इसके बाद अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है। ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने धातुओं की, ये सब क्या है, भौतिक गुण हैं। और भौतिक गुण में आप इतना सारा पॉइंट लिख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, ये ग्राही होते हैं, इनपे प्लस चार्ज होता है, इनपे माइनस चार्ज होता है, और इसी तरह से 4-5 अंतर आप धातुओं के भौतिक गुण में लिख सकते हो। अब बात करते हैं रासायनिक गुण की। अब देखो, जो रासायनिक गुण हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें जो पहला है वह है धातु का वायु में दहन। दहन समझ रहे हो, जलना। तो यहाँ पे हम कुछ ऑक्साइड पढ़ लेते हैं धातुओं के, क्योंकि धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है या वायु से क्रिया करता है तो वो धातु का ऑक्साइड बनाता है, जिसे धातु ऑक्साइड बोलते हैं। और हमने धातु आपको बता दिया है कैसे पहचानेंगे, अधातु कैसे पहचानेंगे, तो इसमें अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, इसमें जो धातु का ऑक्साइड है वो है Na2O, CuO, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये सारे क्या है, धातु के ऑक्साइड हैं। अधातु के ऑक्साइड में आपको पढ़ना है CO2 हो गया, NO2 हो गया। तो ये कार्बन क्या है, अधातु है, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये अधातु है। नाइट्रोजन 7 है, लास्ट में 2,5 होगा, तो 5 का आपका क्या होगा, अधातु होगा, इसीलिए NO2। अब हम कुछ ऐसे धातुओं के नाम बताते हैं, धातु क्यों यौगिक हैं कुछ ऐसे जिनको हम ना तो वो धातु की तरह व्यवहार करते हैं और ना ही अधातु की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे H2O जल हो गया, CO, NO, N2O, ये ऐसे तत्व हैं ना तो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं और ना ही क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये जो होते हैं, ये जो आपका होता है Na2O, तो ये क्या किस रूप में काम करते हैं, क्षारक के रूप में काम करते हैं। किस रूप में, क्षारक के रूप में, और ये अम्ल के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो तत्व जल हो गया, CO हो गया, NO हो गया, N2 हो गया, ये ना तो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं और ना ही क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये थे कुछ ऑक्साइड जो आपको समझ में आ गया होगा।
कि ये धातु के ऑक्साइड क्या है, अधातु के ऑक्साइड क्या है। तो ये कुछ थे धातु के ऑक्साइड जो आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं जो रासायनिक गुण का पहला गुण है वो है कि धातु का वायु में दहन। वायु का दहन आ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन। वायु क्या है, ऑक्सीजन ही है। तो धातु का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है तो वह धातु का ऑक्साइड बनाता है। ये भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया। जब किसी धातु को लेंगे और उसकी ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कराएंगे तब धातु का ऑक्साइड बन जाएगा। मान लीजिए Mg है यहाँ पर, जैसे Mg, ये क्या है, एक धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया हुई और बन गया क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर ले लेंगे, ये भी एक धातु है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। Na सोडियम है, ऑक्सीजन से अब क्रिया करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कॉपर ले लेते हैं, Cu, ये धातु है, प्लस ऑक्सीजन O2, अब क्रिया करा देंगे तो बन जाएगा CuO। क्या बनेगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, कॉपर ऑक्साइड। कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। भाई धातु बोला, आपको धातु पता है, किसी भी धातु से अब क्रिया करा दो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायु की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन रख दो, अब क्रिया करा दी, बन गया धातु का ऑक्साइड। हिंदी में लिखना है तो लिख दो धातु प्लस ऑक्सीजन, ऑब्लिक बनेगा आपका धातु का ऑक्साइड। एक रिएक्शन दिखा दो, कोई भी धातु ले लो, मैग्नीशियम ले लो, सोडियम ले लो, जितनी भी धातुएं हैं वो भी आपको पता हो गया। तो कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा दिया हमने तो बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह से एक और देख लेते हैं। एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है तो बनाएगा Al2O3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर अगर हम 3 कर दें और यहाँ पे कर दें 2 तो एल्युमिनियम 2 क्या हो गए, 4 हो गए, और ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये आपका दूसरा रिएक्शन हो गया। तो ये आपका वायु में दहन पूरा हो गया। इस तरह से आप देख सकते हो और इसे नोट भी कर सकते हो। अब देखो, इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, ये आपको समझ लेना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। देखो, परिभाषा पढ़ने से पहले उभय, आपने साइंस में बायोलॉजी में पढ़ा होगा उभयचर। उभयचर मतलब होते हैं कि जो जल में भी पाए जाएं और थल में भी पाए जाएं, जमीन पर भी रहें और जल, मतलब दोनों जैसा व्यवहार करें, है ना, दोनों जैसा व्यवहार करें। तो जो जल में भी पाए जाएं, थल में भी पाए जाएं, तो वो ऐसे क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। और उसी से आपको, उसी लॉजिक से समझना है उभयधर्मी, मतलब कि वो दोनों जैसा व्यवहार करें। जैसे उभयचर क्या होते हैं, जैसे मेढक है, वो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है, पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। उसी तरह जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, तो ऑक्साइड किससे बनते हैं, धातु से बनते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो उभयधर्मी का मतलब, जो अभी हमने बताया कि जो धातु है वो क्षारक की तरह व्यवहार करता है और जो अधातु है वो अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो उभयधर्मी का मतलब है जो दोनों जैसा गुण प्रदर्शित करे, मतलब दोनों के साथ अब क्रिया कर दे, तो ऐसे ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो समझ में आ रहा, जैसे लिखा है ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों जैसा व्यवहार करें, मतलब अम्ल मिल जाए तो उसके साथ भी रिएक्शन करके तैयार हैं और अगर क्षार मिल गया तो उसके साथ भी रिएक्शन करके तैयार है। तो दोनों जैसा व्यवहार करें और अपक्रिया के पश्चात लवण तथा जल्दी, ये पॉइंट आपको याद करना है, ये मेन पॉइंट है, इस रिएक्शन का मेन पॉइंट है। ऐसे ऑक्साइड जो उभय का मतलब, उभय से समझ लेना, उभय का मतलब जो दोनों जैसा व्यवहार करते हैं। उभयचर जो जल में भी रहे, थल में भी रहे, उसी तरह दोनों।
तो उभय का मतलब हो गया कि वे ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों जैसा व्यवहार करें और अभिक्रिया के पश्चात लवण तथा जल देते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, या ऐसे ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। चलो हम रिएक्शन देख लेते हैं। ये क्या है, एक धातु का ऑक्साइड है, अभी हमने लिखवा दिया है पहले आपको, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और इसकी अभिक्रिया HCl से करा दिया गया। HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका, क्षार है। तो पहले जब अम्ल के साथ अभिक्रिया हुई तो बन गया क्या, AlCl3। ये क्या है, ये आपका लवण है, साल्ट है, और ये बन गया आपका जल H2O। तो देख लिया आपने, लवण बना और जल। उसके बाद फिर अभिक्रिया कराई गई किससे, ये तो अम्ल से थी, फिर क्षार से करा दिया गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड से अभिक्रिया हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो अभिक्रिया के पश्चात भी क्या बना, लवण बना। मतलब कि दोनों में एक जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ लवण बन रहा है तो उधर कोई और कोई रिएक्शंस दे देगा, नहीं, वो अभिक्रिया के पश्चात लवण तथा जल ही देगा। क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, पूछ सकता है कि क्या होता है जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो आप लिख सकते हो। इसी से थ्योरी लिखने याद करने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ है समझने के लिए, जिसके समझ में आ गया उसके लिए कुछ भी कोई भी रिएक्शन बनाना नामुमकिन नहीं होता। जैसे देखो, आप कह सकते हो कि ये धातु का ऑक्साइड है, क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो आप लिख सकते हो कि जब धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के पश्चात लवण तथा जल बनता है। उसी तरह क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो आप लिख सकते हो कि जब धातु का ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वो अभिक्रिया के पश्चात लवण तथा जल प्रदान करता है। इस तरह से ये आपके हो गए। कल हम आगे कि धातु ऑक्साइड का हम जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये सारे कुछ पॉइंट रासायनिक गुण में बचे हुए हैं, वो आपको अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को आप पढ़िए अच्छे से, जो समझ में नहीं आता आप हमें कमेंट करके बताइए, हम और अच्छी कोशिश करेंगे और अच्छा बेहतर प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो जो है, वीडियो का जो नोटिफिकेशन